हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मैथ के पूरे 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर होता है मैथ में वो इंप्रूव करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो आपकी बहुविकल्पीय का होता है। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन सभी को हम लोग करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आपके डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर या डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में आते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इसी प्रकार की क्लासेस चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो डेली शाम को 6 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी और डेली जो है आपको सुबह 11 बजे आप लोगों को साइंस की क्लास मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग एसएसटी की भी क्लास करेंगे, लेकिन अभी आप लोग साइंस की क्लास 11 बजे और शाम को 6 बजे आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी। मैथ की अगर आपको और भी सारी वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आपको मैथ की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहां पर देखिए बहुविकल्पीय के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर लिखे हैं और बहुविकल्पीय के क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो इसलिए इनको आप अच्छे से समझ जाइएगा। देखो, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो क्या है, 1 है, 0 है, -1 है या इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी अपना आंसर जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ पर जो आंसर है उसको आप टाइप जरूर करें अगर आपको पता है उसका आंसर तो बहुत बढ़िया। चलिए 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 सबसे छोटे पूर्णांक की बात किया गया तो देखो, पूर्णांक आपका जो है वो आपका माइनस इनफाइनाइट जो है वो सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए नंबर सीरीज आप नंबर लाइन आप बनाते हैं तो नंबर लाइन में आप देखते हैं कि इधर +1 होता है, इधर +2 होता है, इधर +3 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। और ये आपका -1 -2 -3 और इधर भी आपका माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे छोटा जो है पूर्णांक क्या होता है, तो सबसे छोटा पूर्णांक आपका होता है माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। ये आपके जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं ऊपर तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। तो देखो, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो परिमाप होता है भाई मेरे, उसका जो परिमाप होता है वो होता है 3a और 3a की वैल्यू यहां पर 3 दे दी गई है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जब a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आपको क्षेत्रफल अगर निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, मैंने त्रिभुज की सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। तो अगर समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 a स्क्वायर। अब यहां पर देखिए √3/4 हो जाएगा और a की वैल्यू हमारी 1 आई है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3/4। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा √3/4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो परिमाप हमको 3 मीटर दिया था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, तो 3a बराबर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, तो a की जगह पर आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। निम्न में से अभाज्य संख्या क्या है। अगर आपको पता होगा तो मैंने अभाज्य संख्या की क्लास आपको करवा दिया है और अभाज्य संख्या का मैंने जो है परिभाषा भी आपको अच्छे से बता दी थी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर आपसे अभाज्य संख्या की परिभाषा पूछा जाए तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, सुनिए। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 विभाजक होते हैं उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और मैंने आपको 50 तक की अभाज्य संख्या लिखवाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, अगर आपके एग्जाम में आए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। इस क्वेश्चन में बताया गया कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि भाई ये 8 जो है आपके 8 के कई सारे फैक्टर हैं। 8 के कितने फैक्टर बनेंगे, 1 बनेगा, फिर 2 भी है, 4 भी है, 8 भी, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये तो अभाज्य होगा नहीं। 11, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 को आप किसी भी संख्या से काट नहीं सकते हैं,
2 को भी आप किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं, 3 को भी आप किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि देखो 3 तो आपकी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य, लेकिन 9 आपकी अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 को आप 3 से भाग कर सकते हैं। 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 6 को आप 2 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो। तो जिनके भी विभाजक 2 होते हैं, केवल 2 होते हैं, वही आपके अभाज्य संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखो योगात्मक और गुणात्मक से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, सेकंड में भी पूछा जाता है, थर्ड में भी पूछा जाता है, फोर्थ तक, मतलब इसका साथ तो छूटेगा ही नहीं। तो देखो जब भी आपसे योगात्मक पूछा जाए तो योगात्मक में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो साइन है बस इस साइन को चेंज कर दीजिएगा, तो +3/4 आपका योगात्मक हो जाएगा। और अगर इसी संख्या को हम उलट दें, यानी जो -3/4 है इसको उलट के -4/3 कर दें, तो वो हमारा गुणात्मक हो जाएगा। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3/4 और -4/3 आपका आंसर हो जाएगा। 2022 सेकेंड सेमेस्टर में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मजा आ रहा है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो लोग भी मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस देख लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। चलिए तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करिए। निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? देखो भाई मेरे, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा रेखीय समीकरण से, अगर बहुविकल्पीय में नहीं आएगा तो अतिलघु उत्तरीय में आएगा, ठीक है, यहां क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो रेखीय समीकरण वो होता है, जैसे मान लो आपके पास यक्स लिखा है, अगर यक्स की घात 1 है तो वो आपका रेखीय समीकरण है, और जिसमें एक्स की घात 1 नहीं है वो आपका रेखीय समीकरण नहीं है। तो यहां पर देखो, यहां पर एक्स की घात 2 लिखा हुआ है, तो ये आपका रेखीय समीकरण नहीं होगा। देख रहे हो ना, एक्स की घात 2 है, तो रेखीय समीकरण पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड है कि उसमें जो भी एक्स होगा तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी, वही आपका रेखीय समीकरण होगा। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है? 2021 में क्वेश्चन आया है, इनको अच्छे से रिवीजन आप लोग कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की जो माप होती है वो आपका आयतन कहलाता है। इसको एकदम से रट लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं? तो देखो भाई, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अगर पूछा जाए कि कितनी परमेय संख्याएं हैं, तो आपको आज ही आंसर रट लेना है, उसका आंसर अनंत होगा। किन्हीं भी दो संख्या, जैसे इन्होंने -1 और 1 पूछा है, आपसे हो सकता है 0 और 1 के बीच पूछ लें, हो सकता है आपसे 5 और 10 के बीच में पूछ लें, तो कोई भी संख्या अगर उठा के कह दें कि इनके बीच कितनी परमेय संख्याएं हैं, तो आपका आंसर जो है अनंत हो जाएगा। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती है। जैसे आपका 5/3 हो गया, ये परमेय संख्या है, 8/7 हो गया, ये परमेय संख्या है, 10/4 है, ये आपकी परमेय संख्या है। बस हर में 0 ना हो, कोई भी संख्या है तो वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। ये बात समझ में आ गई बात? चलिए, तो हो सकता है कि अब की बार आपके एग्जाम में परमेय संख्या की परिभाषा पूछ ले, तो परमेय संख्या की परिभाषा आपसे पूछेंगे तो सीधा ये लिख देना है कि परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं। उदाहरण में आप कोई भी लिख देना, 8/7 लिख देना, 6/5 लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। चलिए ठीक है, अच्छा प्रश्न। अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर आप जरूर टाइप किया करिए, ठीक है। तो मेरे पास जगह होगी सॉल्व करने में, यहीं पे इतने में ही सॉल्व कर देता हूं। देखिए, वर्ग का जो परिमाप होता है भाई मेरे, वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है, और वर्ग का परिमाप 4a होता है, और 4a की वैल्यू यहां पर दी गई है 4 मीटर। तो 4a बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो a बराबर 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई मेरे, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है? देखो ये तो सीधा फार्मूला ही लिखा है।
अगर आपको पता हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यही हमारे पास प्लस लिखा होता ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तब ये फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। वहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, हटाइए इसको, ठीक है। होता क्या है, बनाओगे तो फार्मूला बन जाएगा, बट वैसे नहीं होता फार्मूला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था, प्लस लगा होगा तो ये आंसर हो सकता है कि अब की बार यही वाला पूछ लें, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा दो, कहें किसके बराबर है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है। ये देखो एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है रैखिक समीकरण वाला, इसको सॉल्व करिए। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं, तो मैंने आपसे कह दिया है कि आपके x की घात में एक होगा तो वही आपका रैखिक समीकरण होगा। तो यहां पर यक्स नहीं दिया, यम दिया है, तो कोई बात नहीं, यहां पर यम की घात एक है, यहां पर y की घात एक है, यहां पर p की घात एक है, तो ये तीनों आपके रैखिक समीकरण हैं। ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप कहोगे सर यहां भी x की घात एक है, तो यहां पर देखो एक चीज, जब आप x प्लस 1/x लिखा हुआ है तो यहां पर आप x को जब x से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो यहां भी x की घात 2 हो जाएगी। तो यही आपका जो है रैखिक समीकरण नहीं है। बाकी के जो तीनों है रैखिक समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है रैखिक समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, या फिर त्रिभुज संभव नहीं है। देखो इसमें त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, अब बताइए। अब आपको हम बताते हैं, देखो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने अपनी त्रिभुज वाली क्लास में बताई है, बट यहां भी बता दे रहा हूं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं, उनमें से जो 2 भुजाएं होती हैं उनको जब आप जोड़ोगे तो वो हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 3 भुजाएं हैं ए बी सी, और अगर हम a प्लस बी को जोड़ें तो वो हमेशा c से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो भैया 3 और 5 कितना होगा, 8। अब क्या वो तीसरी से ज्यादा है, नहीं, तीसरी के वो बराबर है भाई। 3 प्लस 5 हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, बट यहां पर क्या हुआ, यहां तो 8 जो है 8 से ज्यादा थोड़ी ना होगा, तो इसलिए इसमें त्रिभुज ही संभव नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है, तो हमेशा याद रखना कि त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अगर 2 भुजाओं को अगर हम जोड़ें तो वो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या बताइए। अच्छा प्रश्न है। देखो प्राकृतिक संख्या, मैंने आपसे बताया था कि प्राकृतिक संख्या एक काउंटिंग नंबर होती है। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि आप गिनती सुनाओ, तो आप गिनती कहां से स्टार्ट करते हो, आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर आप गिनती गिनते हो तो इनमें से कौन सी संख्या आपकी गिनती में आती है, तो 2 ही तो आती है। 3.5 कोई थोड़ी गिनता है कि 1 2 3.5 √2 0, 0 से तो आप गिनती स्टार्ट नहीं करते हो। 0 आपकी पूर्ण संख्या होती है, याद रखिएगा, 0 आपकी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, और 2 आपकी नेचुरल नंबर होती है। मतलब 1 से लेकर प्लस 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। मैंने अभी अभी आपसे बताया था कि परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के फॉर्म में होती है। तो देखो 22/7 ये तो परिमेय संख्या ही है। 5/√16 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 0.69 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जब आप दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हटाओगे नीचे 100, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास पाई है ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 परिमेय संख्या होती है, पाई आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। अब ये मत बताना कि सर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, यानी पाई आपकी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी 22/7, 0.69 और 5/√16 ये आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन न लीजिए, मैं ऐसे टॉपिक क्लियर कराऊंगा एग्जाम में ना कि वहां जाने के बाद ना आप कहोगे कि हाँ हम कहीं से पढ़ के आए थे और सारे क्वेश्चंस वहीं से फंस रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सर्वसमिका है? अब सर्वसमिका का आप कंसेप्ट समझिए। सर्वसमिका वो होता है कि जो भी यहां पर वैल्यू रखी है, एक्स की वैल्यू या कुछ भी रखी है, उस पे हम कोई भी वैल्यू रख दें और उसकी वैल्यू अगर LHS बराबर RHS हो जाए तो वो आपकी सर्वसमिका है। जैसे मान लीजिए यहां पर यक्स अगर हम यहां पर 2 रख दें तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर्वसमिका पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड है कि जो x दिया है उस x की वैल्यू हम कोई रखें और रखने के बाद LHS बराबर RHS हो जाए। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जैसे अगर मान लो 2x + 3 हम इसको सॉल्व करें और मैं यहां पर अपने मन से 4 रख सकता हूं, तुम भी कुछ भी रख सकते हो कोई संख्या, तो 2 गुणे 4 + 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बराबर 5 नहीं भाई, तो LHS बराबर RHS नहीं हुआ, इसका मतलब ये आपकी सर्वसमिका नहीं है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहां पर 3 रख दिया, चलो 4 ही रख देता हूं, 4 और 1 5, 5 दूनी इधर 10 हो जाएगा, इधर 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपकी सर्वसमिका है। आ गया समझ में? यानी अगर मैंने 4 रखा तो 4 और 1 5, 5 दूनी 10, इधर 10 हो रहा है, इधर 4 रखूंगा, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10 और 10 आपका बराबर हो गया। आप अगर और किसी को लिखोगे तो जैसे मान लो यहां पर मैंने 4 रख दिया तो 4 चौक 16, यहां पर 4 रखा, 4 दूनी 8 और 6 14, तो इधर 16 आया, इधर 14 है, तो ये भी आपकी सर्वसमिका नहीं है। इसमें आएंगे, मान लो मैंने यहां 4 रख दिया तो 4 और 4 8, यहां पर मैं 4 रखूंगा तो 4 3 12, तो 6 में 12 जाएगा तो -6 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए सर्वसमिका आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 3x + 2 = 81, तो x का मान बताइए। अब यहां पर जो 81 लिखा है इसका आप निकाल दो लासा, बिल्कुल ध्यान से, इसका आपको निकालना है लासा, इसका आपको निकाल देना है लासा। थोड़ा ऊपर कर दूं तो स्पेस मिल जाए। जो 81 है इसका आपको लासा निकाल देना। चलिए निकाल देते हैं, इतने में निकाल दूंगा लासा। 81 का लासा निकालो, 3 से काटोगे 27 हो जाएगा, 3 से काटोगे 9 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 हो जाएगा, 3 से काटोगे 1। यानी अगर हम 81 को सॉल्व करते हैं, देखो 3 की घात x + 2 और 81 को सॉल्व करेंगे तो हमें कितनी बार 3 मिला है? 3 हमको 4 बार मिला, तो 3 की घात 4। और घातांक और करनी का एक क्वेश्चन है, इनका प्रॉपर्टी ये होता है, इनका एक जो गुण है वो ये होता है कि अगर ये आपका सेम है, ये अगर आपका सेम है तो ऊपर वाली घात आपकी बराबर हो जाएगी, यानी x + 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर, अब ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे यहां तक? समझ में आ गया? इस प्रॉपर्टी को मैं एक बार और बता दूं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर लिखा है 3 की घात 10 और यहां पर लिखा है 3 की घात x + 5, तो अगर ये आपका सेम है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 10 बराबर क्या हो जाएगा? x + 5 की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दो भाई अगर वीडियो को लाइक ना किए हो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अच्छा प्रश्न है। परिमेय संख्या -24/45 किसके समतुल्य है? बताइए। बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, इसको काट, देखो ये कट रहा है -24/45, देखो किसी से कट रहा है -24/45, बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 15 हो जाएगा, इसको 3 से काटोगे 8 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -8/5, ऑप्शन नंबर 8/15, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा भाई। 8 3 24, 15 3 45, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण x/4 + x/10 बराबर -4 में x का मान क्या होगा? बताइए, सिंपल है, अच्छा प्रश्न। करें इसको, चलो हमको ये सॉल्व करना है। x/4 + 10, तो +10 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा भाई, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो x/4 बराबर -14, ये ऐसे क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 14 चौका 56, -56, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि -10 और -14 मिला, -4 मिलाकर -14 और 14 चौका 56। क्वेश्चन नंबर 18 2019 में आया हुआ है। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है उसका क्षेत्रफल बताओ। कितना हलवा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने पहले ही बताया है। जो वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
वो होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहां पर आपको भुजा 1.6 मीटर दिया है तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1.6 का स्क्वायर का मतलब 1.6 गुणे 1.6, इनको आप गुणा करोगे तो 2.56 आ जाएगा। तो 2.56 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक भाई मेरे? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे छोटी सम अभाज्य का मतलब एक ही पूरे यूनिवर्स में यक्कई अभाज्य संख्या है जो सम है और वो है 2। ठीक है, याद रखना जब हमने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी तो हमने बहुत बार हमने बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए, मान लो सम वो हटा भी देते, सम नहीं भी आता, तब भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, और अगर सम लगा दिए हैं तब भी आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बिल्कुल मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आपको हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर एज वाले क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो कल की क्लास में मैं एज वाले सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, कल की क्लास जो होगी ना उसमें एज के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। और साइंस की क्लास आपको दोपहर 11 बजे मिलती है, तो 11 बजे भी जुड़ना ना भूला करें। देखो ये बताया गया कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। अब यहां पर देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समझ लो कि वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भाई मेरे, मैं इतने में लगवा देता हूं। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार दिया है तो गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है उसका फार्मूला। तो क्षेत्रफल हमको 45 दिया है बराबर 1/2, आधार हमको 15 दिया है, ऊंचाई हमको निकालना है। तो 15 तियां 45 और ये 3 इधर से गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6, तो h बराबर आपका 6 आ जाएगा यही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें आपको क्या दे जाए, क्षेत्रफल दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, आपसे ऊंचाई पूछे, तो समझ जाओ तुरंत कि वो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर मेरी आपने त्रिभुज वाली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि मैंने आपसे जब त्रिभुज पढ़ाया था तो ये बात कहा था कि कम से कम 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे सर्वांग समता का क्वेश्चन आता है, समरूपता का क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो उसको स्क्रॉल करके आप देख लेना कि कहां पर मैंने त्रिभुज के सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। थंबनेल में लिखा होगा त्रिभुज के सभी प्रकार के प्रश्न, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, आपका कल्याण हो जाएगा, 4-5 नंबर उसी क्लास से फंस जाएगा आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? देखो भाई मेरा अब इसको तो मुझे नहीं बताना है, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि कभी भी दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछे या किसी भी संख्या के बीच परिमेय संख्या पूछे तो ऑप्शन उसका अनंत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप हमको बताइए अब जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए आप लोग। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर आप इसका बताइए। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें तो कुछ मतलब सोचना ही नहीं है। इनके कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लो मेरे पास कोई 5 है, मान लो आपके पास 5 लिखा है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा। अब +5 -5 से तो हमेशा बड़ा होगा, इसमें तो हमें कुछ सोचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, 0 एक पूर्णांक नहीं है, 0 एक पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है यार, क्यों नहीं पूर्णांक है? हमने अभी भी स्टार्टिंग में ही आपसे बताया है कि 0 भी पूर्णांक है, इसके आगे आप जाओगे वो भी पूर्णांक है, इसके पीछे जाओगे ये भी आपका पूर्णांक है, तो ये भी गलत हो गया। इन्होंने कहा है कि -17 -5 से बड़ा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, माइनस में जो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आपसे पूछे -5 बड़ा है कि -4
-4 बड़ा है, तो आप कहोगे -4 बड़ा है। ऐसे ही कोई अगर आपसे पूछे -17 बड़ा है कि -5, तो आप कहोगे -5 बड़ा है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 21 की अनुवर्ती संख्या बताओ भैया। वाह क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक होता है अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। अगर आपसे अनुवर्ती कहा जाए तो अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ दो, तो 21 का अनुवर्ती होगा 22, ठीक है। और 22 का भी इन्होंने पूछा क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने कहा 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती 22 और 22 की अनुवर्ती 23, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अनुवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ना, और यही अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछने तो उसका मतलब होता है एक घटाना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी? वाह क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमेशा याद रखना, अब इसमें थोड़ा सा खेल मात्रक का भी है। देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है भाई मेरे, एक सेकंड देखो, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इन्होंने क्षेत्रफल जो है हमको हेक्टेयर में दी है, 0.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर को जब हम मीटर में बनाते हैं तो उसमें हम 10,000 से गुणा करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर के होता है। और यहां पर आपको लंबाई 125 दे दी गई है, चौड़ाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5,000। 5,000 बराबर 125 गुणे का 20। सॉल्व कर लीजिए इनको, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 कन्नम 5, ये 1,000 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये 40 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर के। इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। बस ये क्वेश्चन लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1 घन मीटर किसके बराबर है? ये लो भैया, जबरदस्त वाला प्रश्न आ गया। मात्रक पे क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था सेकंड सेमेस्टर में। 1 घन मीटर किसके बराबर है? ठीक है, 1 घन मीटर आपका 1 लीटर के बराबर है। कहाँ गया? सॉरी 1,000 लीटर के बराबर है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? पूर्ण संख्याओं में योग क्या था? योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 26, योग का तत्समक योग हो तो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा आपका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये लो भैया, इससे इजी क्वेश्चन आप क्या ही करोगे। 56, 70 और 84 का एलसीएम। चलिए भैया करो एलसीएम। 2 से काट दें 28, ये 2 से काटेंगे 35, ये 2 से काटेंगे 42। एलसीएम तो आता ही होगा तुम लोगों को भैया। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 सतह 21, 5 से काटेंगे तो 5 सतह 35, और 7 से काटेंगे तो सब कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120, सत्ते 840। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 2017 में ये पूछा गया था डेलेट सेकंड सेमेस्टर में। चलिए समझ में आ गया सबको? एलसीएम था, बेसिक तैयारी तो कर ही लो जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, समीकरण 2.8x और 5.4 प्लस x का हल बताइए। कहने का मतलब है आपको x का मान बताना है।
क्लियर यहां तक? चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो x के मान बताना है, तो x को आप इधर ले आओगे तो 2.8x, जब प्लस x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर 5.4। अब 2.8 में जब x जाएगा तो बचेगा 1.8x बराबर 5.4। क्लियर है? तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जैसे मान लो मेरे पास क्या आ गया 1.8x बराबर 5.4 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। अब दशमलव से आपका दशमलव कट जाएगा, 18 3 54, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा प्रश्न है। चलिए, अब किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और हमने कई बार आपसे कहा कि समबाहु त्रिभुज जो होता है भाई मेरे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो समबाहु त्रिभुज की जो एरिया होती है वो होता है √3/4 अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 400√3 बराबर √3/4 की हो जाएगा। √3 से आपका √3 कट जाएगा, ये 4 आपका इधर गुणा होगा, कैंची वाला गुणा जो होता है, तो 4 चौके 1600, तो a² बराबर हो जाएगा 1600 के, तो a बराबर हो जाएगा कितना 40 के। रहिए इसको, a बराबर हो जाएगा 40, क्योंकि जब a² है तो a बराबर हो जाएगा √1600। अब 1600 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 40 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हमको a बराबर 40 मिल गया है, हमको बताना है परिमाप। क्या बताना है? परिमाप। ठीक है, तो अगर a बराबर हमको 40 मिल गया है तो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 4a। अब a की वैल्यू 40 आ गई तो a की जगह पे 40 रखो, 4 चौक 16, आंसर 160 है कहीं ऑप्शन में? ये क्या हुआ 160 तो ऑप्शन में ही नहीं है। बताइए, ये तो सही है ना, a बराबर 40, 4 चौक 16, 160 आना चाहिए था, ऑप्शन में तो है ही नहीं 160। सही लगा है ना भैया? क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया। अच्छा, त्रिभुज पूछा है, हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं। वाह, वही थी लिए तो भैया, त्रिभुज का परिमाप 3 होता है, ये वर्ग का परिमाप 4 होता है। ठीक है, तो 3 यहां कर दोगे तो 3 चौके 120, 120 ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सही है, क्योंकि जो 4 होता है वो वर्ग का परिमाप होता है और इसने त्रिभुज का परिमाप पूछा था, तो त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही लगवाया था क्वेश्चन। चलिए, वही तो बोलूं कहां गलत हो रहा है। ये लो भैया, कितना हलवा क्वेश्चन, x²। अब देखो, व्यंजकों का योगफल, व्यंजकों का गुणनफल और व्यंजकों का घटाव, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भैया मेरे। x² - 2xy + 9y² = x² + 2xy - 8y²। आपको बताना है इसका योगफल। क्या बताना है? इसका योगफल, इसका योगफल। ठीक है, चलिए देखो, चलिए जोड़ते हैं इसको। तो अगर आप जोड़ोगे इसको, x² - 2xy + 9y², इसको जोड़ना है आपको, प्लस x² + 2xy - 8y²। जोड़ो तो भैया एक x² और एक x² हो जाएगा 2x², -2 में +2 जाएगा 0 बचेगा, 9 में आपका 8 जाएगा तो प्लस का y² बचेगा। अब बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2x² + y²। ये देखो, एक प्रश्न और आ गया है लघुत्तम समापवर्तक तक का, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करिए यार, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो थोड़ा सा। और जो आपके दोस्त हैं कॉलेज वाले के, उनको भेज दो यार थोड़ा वीडियो को, है मजा आ जाए अभी थोड़ा सा, वो लोग भी देख लें। आप लोगों को लग रहा है मेरी मेहनत नहीं दिखती है, इतनी मेहनत से तुम लोगों को पढ़ाते हैं कि बढ़िया 25 में 25 नंबर आ जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त चलो कर देते हैं, इतने में ही कर देंगे, 10, 65, 91। चलिए 2 से काटिए सबसे पहले, तो 2 पंचे 10, ये 65 तो कटेगा नहीं, 91 भी नहीं कटेगा। अब किससे काटे? अब 3 से काट दें? नहीं, 3 से कोई नहीं कट रहा, तो 5 से काटते हैं। 5 एकन्नम 5, 13 पचे 65, 91। 13 से काटेंगे तो 13 एकन्नम 13, 13 सते 91, 7 से काटेंगे कट जाएगा।
तो 2 पंचे 10, अब इनको गुणा किया जाता है ना, 2 पंचे 10, 13 धामा 130 और 130 सत्ते 910, ऑप्शन नंबर सी। गुणा कर लेना भैया, 5 दूनी 10, 13 धामा 130, 130 सत्ते 910। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अब भैया हम इसको नहीं बताएंगे यार, अब इसको नहीं बताया, हमने कितनी बार बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या किसी के भी बीच पूछ ले, आंसर इनफाइनाइट होता है, अनंत। ये देखो आ गया हलवा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 3 + 2 × 7 का मान होगा, ये देखो। अब कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर ये होता है ना उस चीज का, अरे यार वितरण नियम वाला ना, एक कुछ होता है ना, सहचर्य वितरण नियम शायद होता है, उसी का कंसेप्ट लगता है इसमें। गुणा करो भाई, 3 को आप 7 से गुणा करोगे तो 3 × 7, प्लस 2 को 7 से गुणा करोगे तो 2 × 7। देखो है कहीं ऑप्शन, 3 × 7 प्लस 2 × 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 2016 में आया था, देख लो कितना हलवा क्वेश्चन था ये भैया, बड़ा जबरदस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, अभी कल वाली क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, क्या था, व्यंजकों का गुणनफल, कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, x - 7 और x + 9 का गुणनफल। ठीक है, x - 7 को गुणा करना है x + 9 से। चलिए गुणा करते हैं, इतना जगह है नहीं बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। सबसे पहले आप x को गुणा करोगे x + 9 से, फिर -7 का गुणा करोगे x + 9 से, यही तो किया जाता है। x का x से गुणा होगा x², x का 9 से गुणा होगा 9x, -7 का x से गुणा होगा 7x, माइनस प्लस माइनस 7 9 63। चलिए x², 9 में से 7 जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 63, जो भी ऑप्शन हो फटाक से मार दो, आगे बढ़ जाओ। x² + 2x - 63, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झन्नाटेदार क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, 2016 में आया था क्वेश्चन ये। बहुविकल्पीय लायक तो बहुत अच्छा। अति लघु उत्तरीय, देखो हो सकता है कि जो ये सब क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आए हैं ना, हो सकता है इस बार यही सारे क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में मिल जाए, क्योंकि सेम प्रोसेस सेम चीजें हैं यहाँ पर। ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, समकोण त्रिभुज वाला। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताओ। अब देखो इसके पहले वाले में ऊंचाई पूछा था, इस वाले में आधार पूछा है, तो भैया एरिया बराबर क्या हो जाता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस बार ऊंचाई ना देकर लंब दे दे, तो भी कोई बात नहीं, ऊंचाई और लंब दोनों सेम होते। तो भैया एरिया हो जाएगा 48, 1/2 गुणे आधार हमको निकालना है, ऊंचाई हमको इन्होंने दे दिया है, कितनी ऊंचाई दे दी है, 8, 8 करना 8 और 8 छंग 48, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए ठक मार के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो बिल्कुल आप लोगों के लिए ना मैं एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, जो डेलेड वाले छात्र हो आप लोगों के लिए अलग से। जैसे हम लोग का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है ना, टॉपर्स इन यूट्यूब चैनल वाला, वो तो अलग है, उसका तो बात ही छोड़िए। हम लोग एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें डेलेड से संबंधित सारी बातें होंगी, पीडीएफ, नोट्स और अपडेट, ये सब आपको उसी टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर आप लोग कहोगे कि हाँ सर अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाइए डेलेड वालों के लिए, जिसमें स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन हो, डेलेड अपडेट हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब कुछ नोट्स पीडीएफ, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बने, तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं अलग टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में, फिर मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए कौन सी है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। -4/9 से छोटी परिमेय संख्या। अब देखो -4/9 को पहले आप सॉल्व कर लो, तो अगर हम -4/9 को सॉल्व करें तो हमको मिलेगा भैया क्या, सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 बचेगा, फिर 9 चौके 36, यानी इसकी वैल्यू लगभग 0.44 आएगी। अब हमें इससे छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या मतलब हमको इससे चाहिए -0.44 से, तो -1/9 को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो -1/9 को अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 1 9
9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो 9 एकम 9 हो जाएगी। अब भाई माइनस 0.44 से छोटी अगर चाहिए और इधर माइनस लगा है तो हमें 4 से बड़ी ही चाहिए। आ गया समझ में? तो ये तो 0.1 आपका छोटा है, सॉरी बड़ी संख्या हो जाएगी। पॉइंट लगा यहाँ लगा है तो एक जीरो अपने आप बढ़ा दो, तुम्हारा मन हो तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ये भी 0.44 से छोटी है, क्योंकि माइनस में जो छोटी होती है वही तो बड़ी होती है, यही चीज तो है। तो ये छोटी है तो इसका मतलब ये इससे बड़ी है, ये छोटी इसका मतलब ये बड़ी है। इस पर अगर आए 4/9 पे आए ना तो ये तो ऑलरेडी बड़ी है भाई, ये -4/9 ये तो ऑलरेडी बड़ी है। -7 पे अगर हम आएंगे -7/9 तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63। अब ये 0.44 है, ये 0.7 है, इसका मतलब ये बड़ा है तो यही छोटा होगा। जो बड़ा होता है माइनस में वो छोटा होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 16, 32, 64 का लासा। ठीक है, सभी लोग वीडियो खत्म होने के बाद में एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्वेश्चंस, आज की क्लास कैसी लगी है। ये क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है। क्या आप लोग चाहते हो कि और भी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाया जाए, या आपको पूरी मैथ रिवीजन करवा दी जाए 1-2 दिन में, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हम लोगों के पास में। तो जो भी आप कमेंट करोगे मैं वही चीज करवाऊंगा। 16, 32 और 64 कल हम एज वाला क्वेश्चन करेंगे, तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज का क्वेश्चन हम लोग को कल करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सॉरी किसमें आते हैं, लघु उत्तरीय में आ जाते हैं। चलिए 16, 32 और 64 का लासा आपको बताना है। इससे हलवा क्वेश्चन तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम 2 से काटें तो 8, 16, 32, 4 से काटो डायरेक्टली, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 2 से काटोगे ये खत्म, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटो ये खत्म, 2 से काटो ये खत्म, 2 चौक 8 दूनी 16, 2 32 दूना 64। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ये जय हिंद, जय भारत।